किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। सबसे पहले एक नजर प्रमुख समाचारों पर। भारत सरकार गेहूं पर बढ़ाएगी आयात शुल्क, प्याज के निर्यात मूल्य में वृद्धि की संभावना। उत्तर प्रदेश में मनाया गया भूजल सप्ताह। उत्तर प्रदेश में फूड पार्क का काम प्रारंभ। 5% कृषि योग्य भूमि का ही होगा अधिग्रहण। आपदा पीड़ित किसानों के लिए मांगा मुआवजा राशि और किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान जल्द हो। और अब कृषि समाचार विस्तार से। भारत सरकार महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इस संदर्भ में राज्य सरकारों को भी समय समय पर आवश्यक निर्देश देने के साथ केंद्र सरकार स्वयं भी नए कदम उठा रही है। इस संदर्भ में गेहूं के आयात शुल्क पर 10% की वृद्धि करने की तैयारी हो रही है। भारत सरकार जल्द ही अरहर, मूंग, उर्द जैसे दलहनी अनाजों की भंडारण सीमा नियंत्रित करने और चना, मटर, मसूर जैसे अनाजों को भंडारण सीमा से मुक्त रखने के मसौदे पर विचार करने जा रही है। खाद्य सुरक्षा कानून पर भी सितंबर तक अमल किया जा सकता है। केंद्र सरकार के सूत्रों के अनुसार देश में गेहूं की कमी नहीं है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देश में 200 लाख मीट्रिक टन गेहूं की जरूरत पड़ती है, जबकि इस समय देश में लगभग 270 लाख मीट्रिक टन गेहूं भंडारित है। किसान भाइयों, भारत सरकार प्याज के बढ़ते मूल्यों से चिंतित है, इसीलिए प्याज के निर्यात मूल्यों में वृद्धि पर विचार करने जा रही है। कृषि एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय की तरफ से प्याज के मूल्यों पर नजर रखी जा रही है और वाणिज्य मंत्रालय से बातचीत भी चल रही है। एपीएमसी यानी कृषि उपज विपणन समिति के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर बड़े आकार की प्याज की थोक कीमत फिलहाल लगभग 3,800 रुपए के आसपास है, लेकिन इसमें निरंतर वृद्धि देखी जा रही है। किसान भाइयों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्याज की न्यूनतम थोक कीमत $250 प्रति टन है। इसमें शीघ्र ही वृद्धि किए जाने के आसार हैं। निर्यात मूल्य में वृद्धि से प्याज के मूल्य पर नियंत्रण रहने की संभावना है। कृषि के क्षेत्र में भूजल संसाधन का एक विशिष्ट स्थान है। प्रदेश की अधिकतर पेयजल योजनाएं भूजल पर आधारित हैं। भूजल के अनियोजित दोहन से राज्य के अनेक क्षेत्रों में भूगर्भ जल स्तर में तेजी से गिरावट आई है और इस प्राकृतिक धरोहर पर संकट आया है। प्रदेश के तमाम जिलों में भूगर्भ जल संकट की स्थिति आ गई है। उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में भूगर्भ जल में फ्लोराइड, आर्सेनिक, आयरन के अधिक मात्रा में मौजूद रहने से भूजल प्रदूषण में वृद्धि की देखी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार भूजल संसाधनों के व्यापक संरक्षण और इसके नियोजित प्रबंधन के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से प्रदेश में गत 18 फरवरी 2013 को भूजल प्रबंधन, वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज के लिए समग्र नीति लागू की गई है। प्राकृतिक जल स्रोतों की सुरक्षा, वर्षा जल के प्रभावी संचयन के उद्देश्य से जल बचाओ अभियान योजना भी की शुरुआत हो गई है। भूगर्भ जल संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए जन जागरूकता अभियान को निरंतर संचालित करते रहना आज के समय की मांग है। इसी के परिप्रेक्ष्य में गत 16 से 22 जुलाई तक पूरे प्रदेश में भूजल सप्ताह मनाया गया और इसके प्रति आम आदमी को जागरूक किया गया। किसान भाइयों, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार शुरुआती चरण में इसी वर्ष 4 जनपदों कन्नौज, बाराबंकी, सीतापुर और संभल में फूड पार्क खोलने जा रही है। राज्य सरकार के साथ MOU साइन होने के बाद संबंधित इंडस्ट्रीज ने काम की शुरुआत कर दी है। फूड पार्क जिन जनपदों में लगाया जाएगा, पार्क से 75 किलोमीटर एरिया में स्थित किसानों से उनकी फसल की खरीद की जाएगी और किसानों को उचित कीमत दी जाएगी। किसानों से खरीदी गई फसलों को किसान सेवा केंद्र लाया जाएगा। इसके बाद स्माइल हार्ट स्पॉट में प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग और उनकी पैकेजिंग की जाएगी। इसके बाद स्टोर में प्रोडक्ट्स को उतारा जाएगा। फूड पार्क में किसानों के प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग भी की जाएगी। एक फूड पार्क में 100 यूनिट स्थापित की जाएंगी। इसमें छोटे छोटे उद्यमी अपनी यूनिट्स लगा सकेंगे। इन फूड पार्क में ट्रेनिंग सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, एग्री क्लिनिक, मैनेजमेंट प्लांट, लैब, वेयरहाउस, टूल रूम, पैकिंग यूनिट आदि लगाई जाएंगी। भविष्य में कुल 25 जिलों में फूड पार्क स्थापित किए जाएंगे, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार 3,100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 90,000 नौकरियों के अवसर सुलभ होंगे। किसान भाइयों, अब उत्तर प्रदेश में 5% कृषि योग्य भूमि का ही अधिग्रहण हो सकेगा। इससे पहले 31 दिसंबर 2014 को हुए कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया था कि कृषि योग्य बहुफसलीय सिंचित भूमि अधिग्रहित की जा सकेगी, परंतु किसानों के विरोध के कारण कैबिनेट के इस निर्णय का शासनादेश नहीं निकल सका था। बदली हुई परिस्थितियों में कैबिनेट ने इसमें संशोधन करते हुए प्रस्ताव लाया जा रहा है कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन 2013 की धारा 10 के तहत उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में मात्र 5% ही कृषि योग्य भूमि अधिग्रहित की जा सकेगी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर एक राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से 7,543.14 करोड़ रुपयों की धनराशि स्वीकृत करने का आग्रह किया है। किसान भाइयों, आपको बताते चलें कि प्रदेश के पीड़ित किसानों को राहत देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 7,543.14 करोड़ रुपयों की धनराशि का ओलावृष्टि मेमोरेंडम भारत सरकार को पहले भेजा गया था। केंद्रीय दल के स्थलीय निरीक्षण के बाद दिए गए सुझावों तथा राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि के नवीनतम मानकों के आधार पर अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया था। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के किसानों को राहत के रूप में 3,446.70 करोड़ रुपयों की धनराशि वितरित की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की निजी तथा सहकारी चीनी मिलों को गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का जल्द भुगतान करने को कहा है। फिलहाल इस समय चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का कुल 5,552.22 करोड़ रुपया बकाया है। इनमें से 5,070 करोड़ रुपया निजी चीनी मिलों पर बकाया है। इस धनराशि पर 321.93 करोड़ रुपयों का ब्याज लग चुका है। सहकारी चीनी मिलों पर 395.39 करोड़ रुपयों का भुगतान बकाया है। किसान भाइयों, ये तो थे आज के कुछ प्रमुख कृषि समाचार। अब आइए जानकारी लेते हैं खेतीबाड़ी की कुछ समसामयिक बातों की। किसान भाइयों, धान की शीघ्र पकने वाली सुगंधित प्रजातियों की रुपाई इस माह के अंत तक पूरी कर लें। उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर करें। यदि मृदा परीक्षण ना करा पाए हो तो रुपाई से पहले अधिक उपज वाली किस्मों के लिए नाइट्रोजन 60 किलोग्राम, फास्फेट 60 किलोग्राम, पोटाश 60 किलोग्राम तथा सुगंधित किस्मों के लिए नाइट्रोजन 30 किलोग्राम, फास्फेट 30 किलोग्राम तथा पोटाश 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आखिरी लेव लगाते समय खेत में अच्छी तरह से मिला दें। धान की रुपाई कतारों में 20 गुणे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर तथा एक स्थान पर 2 से 3 पौधे लगाएं। चौड़ी एवं सक्रिय पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए रुपाई के 3 से 5 दिन के भीतर ब्यूटाक्लोर 50 EC 2.5 लीटर अथवा एनिलोफास 30% EC की 1.25 लीटर की मात्रा को 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की फ्लैट फैन नोजल से छिड़काव करें। इस छिड़काव के समय खेत में कम से कम 2 इंच पानी रहना चाहिए। किसान भाइयों, कृषि समाचारों खेतीबाड़ी की समसामयिक जानकारियों के बाद अब आइए जानकारी लेते हैं कुछ प्रमुख मंडियों के ताजा औसत भावों की। गेहूं बिजनौर की मंडी में 1,475 रुपए, बरेली की मंडी में 1,475 रुपए, सीतापुर की मंडी में 1,380 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में 1,425 रुपए प्रति कुंटल के भाव रहा। चावल बिजनौर की मंडी में 2,130 रुपए, बरेली की मंडी में 2,125 रुपए और सीतापुर की मंडी में 2,100 रुपए प्रति कुंटल के भाव बिका। चना बिजनौर की मंडी में 4,550 रुपए, बरेली की मंडी में 4,525 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में 4,840 रुपए प्रति कुंटल के भाव बिका। सरसों बिजनौर की मंडी में 3,670 रुपए, बरेली की मंडी में 4,600 रुपए, सीतापुर की मंडी में 3,600 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में 3,425 रुपए प्रति कुंटल के भाव रहा। गुड़ बिजनौर की मंडी में 2,630 रुपए, बरेली की मंडी में 2,600 रुपए और सीतापुर की मंडी में 2,850 रुपए प्रति कुंटल के भाव बिका। बैगन बिजनौर की मंडी में 1,000 रुपए, बरेली की मंडी में 1,350 रुपए, सीतापुर की मंडी में 910 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में 860 रुपए प्रति कुंटल के भाव बिका। लौकी बिजनौर की मंडी में 820 रुपए, बरेली की मंडी में 1,100 रुपए, सीतापुर की मंडी में 750 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में 615 रुपए प्रति कुंटल के भाव बिका। कद्दू बरेली की मंडी में 1,300 रुपए, सीतापुर की मंडी में 650 रुपए प्रति कुंटल के भाव रहा। हरी मिर्च बरेली की मंडी में 1,400 रुपए, सीतापुर की मंडी में 1,410 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में 1,425 रुपए प्रति कुंटल के भाव रहा। आलू बिजनौर की मंडी में 680 रुपए, बरेली की मंडी में 825 रुपए, सीतापुर की मंडी में 688 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में 750 रुपए प्रति कुंटल भाव रहा। प्याज बिजनौर की मंडी में 1,850 रुपए, बरेली की मंडी में 2,000 रुपए, सीतापुर की मंडी में 1,750 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में 1,840 रुपए प्रति कुंटल के भाव बिका। टमाटर बिजनौर की मंडी में 1,510 रुपए, बरेली की मंडी में 1,600 रुपए,
सीतापुर की मंडी में 2150 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में 1680 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रखा। केला बिजनौर की मंडी में 1100 रुपए, बरेली की मंडी में 1200 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में 1460 रुपए प्रति क्विंटल भाव रहा। सेब बिजनौर की मंडी में 5270 रुपए और बरेली की मंडी में 5000 रुपए और सीतापुर की मंडी में 7150 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार, समसामयिक कृषि कार्य और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर लेकर आएंगे खेतीबाड़ी से जुड़ी नई जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। सब्जी में मसाला ज्यादा है, कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में कृषि समाचारों के बाद आप सभी किसान भाइयों का एक बार पुनः स्वागत है। किसान भाइयों, हमारे देश की जो अधिकतम जनसंख्या का जो व्यवसाय है वो कृषि है, यानी उनकी जीविका जो है वो कृषि पर आधारित है। कृषि कार्य करते समय कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे जलवायु से हमें सामना करना पड़ता है, साथ साथ सिंचाई की समस्याएं आती हैं, कुछ बीज की, कहीं खाद की, और अगर हम प्राकृतिक आपदाओं की बात करें तो ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना कर पाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर इन समस्याओं का समाधान हम समय रहते कर लेते हैं तो निश्चित है कि जो हमें नुकसान होना है हम उसकी थोड़ी बहुत भरपाई कर सकते हैं। तो आज के अंक में हम इन्हीं सब बातों को ध्यान रखते हुए बातचीत करेंगे कि जो कृषि की भावी चुनौतियां हैं वो क्या हैं और कैसे हम उनका जो है तत्काल एक समाधान हम कर सकते हैं। इस विषय पर जानकारी प्राप्त करते हैं और इस विषय को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिंचाई विभाग लखनऊ से संयुक्त कृषि निदेशक डॉक्टर AP श्रीवास्तव जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में।
सबसे पहले मैं अपने किसान भाई तो जानना चाहता हूं कि जो कृषि की समस्याएं हैं, जो ऐसी चुनौतियां आ रही हैं जिनका समाधान करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो उनसे कैसे निपटा जाए? कौन कौन सी चुनौतियां जिनका सामना करना पड़ रहा है किसान भाइयों को? सबसे मुख्य चुनौती तो हमारे सामने जो है वो जोतों का आकार छोटा होता जा रहा है, और अगर यही आकार इसी तरीके से छोटा होता गया, परिवार विघटित होते गए, जनसंख्या बढ़ती गई, तो एक समय आएगा जब हम छोटे खेतों पर खेती करके कोई लाभ नहीं उठा सकेंगे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इस तरीके से जो हमारे किसान खेती से पलायन कर रहे हैं, खेती की तरफ उनका रुझान खत्म होता जा रहा है, इसको बचा पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरी चुनौती ये है कि हमारी जो मिट्टी है वो लगातार खराब होती जा रही है, उसकी उत्पादन क्षमता कम होती जा रही है। पिछले कुछ वर्षों से देखा गया है कि हमें लागत ज़्यादा लगानी पड़ रही है, बहुत सारी रासायनिक खादें डालनी पड़ रही हैं, इसके बावजूद भी हमारा उत्पादन घटता जा रहा है। तो हमें मिट्टी के स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना होगा, ये हमारी आगामी बहुत बड़ी चुनौती है। तीसरी चीज़ है जो हमारा मौसम है वो लगातार चेंज हो रहा है। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इस बात को कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज का असर हो रहा है, और ये जलवायु का जो परिवर्तन है इससे उत्पादन बहुत प्रभावित होता है। किसान बड़ी अनिश्चितता में रहते हैं कि वो कौन सी फसल बोएं ताकि उनका नुकसान कम हो और उन्हें पैदावार अच्छी मिल जाए, उन्हें उससे लाभ मिल सके। ये हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं जिसके लिए हमें सोचना होगा और योजना बनानी होगी। यानी मुख्य चुनौती की बात करें डॉक्टर साहब आपके हिसाब से कि मुख्यतः जलवायु है, उसके अलावा जो भूमि का उपजाऊपन है वो लगातार कम होता जा रहा है, और जिसकी वजह से उत्पादन में जो कमी आ रही है इसकी वजह से जो है किसान भाई वो खेती से पलायन कर रहे हैं। ये चुनौतियां हैं मानते हैं, लेकिन अगर ये चुनौतियों को ध्यान रखते हुए अगर हम समस्याओं की बात करें तो मुख्य कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनका सामना करना पड़ रहा है किसान भाइयों को? कुछ मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे कृषि में जितनी भी हमारे निवेश हैं, चाहे अच्छा बीज हो, खाद हो, कृषि रक्षा की दवाएं हों या कृषि यंत्र हों, वो किसानों को अभी भी गांव स्तर पर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं जी। इनको खरीदने के लिए किसान को दूर दराज शहरों की तरफ जाना पड़ता है। दूसरा, जितनी भी नई तकनीक हमारे शोध केंद्रों से विकसित हो रही है उसको गांव तक पहुंचाने के लिए हमारे पास कोई सशक्त प्रणाली अभी तक विकसित नहीं है। हमें गांव स्तर पर किसानों को तकनीक पहुंचाने के लिए कुछ नई तकनीक विकसित करनी होगी, नई प्रणाली विकसित करनी होगी। तीसरा बिंदु यह है कि अगर किसानों के खेतों पर बहुत सारी बीमारियां और कीड़े लग जाते हैं तो उन समस्याओं के निदान के लिए हमारे पास गांव स्तर पर कोई भी विशेषज्ञ कार्यरत नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण दूं कि अगर आलू में झुलसा जैसी बीमारी लगती है, अगर उसका निदान 3 दिन के अंदर नहीं किया गया तो पूरा का पूरा आलू की फसल जल जाती है। अब ये 3 दिन के अंदर फसल जल जाने की स्थिति में किसान को पहले दिन ही ये पता कैसे चले कि ये झुलसा लग गया है और उसका उपचार करना है हमको। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे क्षेत्रीय स्तर पर, विकास खंड स्तर पर, गांव स्तर पर विशेषज्ञ रहें, वो आधुनिक संचार माध्यमों से लैस रहें और वो किसान की समस्या को सुनते ही उसकी फोटो देख करके, उसको पहचान करके, जिसको डायग्नोस कहते हैं, वो डायग्नोस कर सकें और तत्काल उसका उपाय बता सकें। उपाय बताने के साथ साथ ही वो दवाएं या वो इलाज वो मुहैया हो सके किसानों को, इस व्यवस्था की भी बनाने की जरूरत है। और जो व्यवसायीकरण है कृषि का वो कितना महत्वपूर्ण है? जी, ये तो हमारी जो समस्याएं हैं इनके लिए जरूरी है कि इनका निदान हम करें, और निदान के लिए हमारे कुछ सुझाव हैं, किसान भाइयों के लिए सुझाव हैं। पहला सुझाव तो ये है कि ये छोटी जोत से खेती करना बिल्कुल लाभदायी नहीं रह गया है। अब उन्हें समूह में खेती करनी चाहिए। कम से कम 20 से 25 एकड़ के किसान एक ही स्थान पर जहां उनकी जमीन हो उनको मिल करके खेती करनी चाहिए। जब समूह में खेती करेंगे तो उसमें आसानी से वो यंत्रीकरण अपना सकते हैं, एक साथ जुताई कर सकते हैं, एक साथ बुआई कर सकते हैं, एक साथ उसमें दवा का छिड़काव कर सकते हैं, उसमें सिंचाई कर सकते हैं, एक साथ ही कटाई भी कर सकते हैं, एक ही साथ मड़ाई कर सकते हैं, और एक साथ जब मंडी में उसको लेकर के जाएंगे तो उसका अच्छा मूल्य भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब समय आ गया है कि किसानों को
व्यक्तिगत खेती न करके समूह में खेती करना चाहिए। इससे एक फायदा और है डॉक्टर साहब कि एक तो जो लागत लगती है, अगर एक किसान अकेले खेती करता है तो उसमें उसका लागत भी उतना ही है और बाकी लोग करते हैं तो लागत अलग अलग लगती है, लेकिन अगर साथ में करेंगे तो लागत कम लगेगी और जो मूल्य है उसका विक्रय मूल्य वो अच्छा प्राप्त होगा। जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसको इस तरीके से समझे कि अगर 5 बीघे खेत का एक किसान है और वो 5 किलोमीटर दूर से ट्रैक्टर ला करके जुताई करता है, तो 5 किलोमीटर आने और जाने में जो डीजल का खर्चा होगा वही खर्चा 50 बीघे खेत की जुताई के आने जाने में होगा। तो मैनेजमेंट की जो कास्ट है वो निश्चित रूप से कम होती चली जाएगी। और जब हम सामूहिक रूप से खेती करेंगे तो हम अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हैं। एक सामूहिक खेती का प्रबंधन करना थोड़ा आवश्यक हो जाता है। मुख्यतः आपने डॉक्टर साहब शुरुआत में आपने कहा था कि जो भूमि का उपजाऊपन है वो लगातार कम होता जा रहा है, मिट्टी का स्वास्थ्य है वो उसका स्तर गिरता जा रहा है, तो स्वास्थ्य संबंधी क्या समस्याएं हैं उसके बारे में आपका क्या सुझाव है डॉक्टर साहब? ये बहुत तकनीकी विषय है। हमारे प्रदेश की स्थिति अगर देखी जाए तो हमारी भूमि में अब कार्बनिक पदार्थ का जो स्तर है वो 0.2 से 0.3% ही रह गया है, जबकि वैज्ञानिकों के अनुसार इसका स्तर 0.8 से कम नहीं होना चाहिए जी। तो 0.8 की बजाय 0.3% अगर कार्बनिक पदार्थ रह गया है तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। अगर हम साधारण भाषा में इसको कहें, किसानों की भाषा में कहें कि अगर एक मनुष्य के शरीर में 8 लीटर खून होता है और अगर उसके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, इसके बावजूद भी अगर खून 3 लीटर ही रह जाए तो उसकी क्षमता बहुत कम हो जाएगी। इसी तरीके से इस हमारी जमीन की क्षमता बहुत कम हो गई है, इसमें पोषक तत्वों की कमी हो गई है। अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में हम आयरन की गोली लेने शुरू कर दिए हैं, हम कैल्शियम की गोली खा रहे हैं। आने वाले समय में हमारे डॉक्टर्स हर तत्व के लिए एक गोली लिखेंगे और हमको अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें वो गोलियां खानी पड़ेंगी। जरूरत है कि हम गोली स्वयं न खा करके हम अपनी मिट्टी का स्वास्थ्य सुधार लें, उससे जो उत्पादन मिलेगा उससे हमारा स्वास्थ्य अपने आप ठीक हो जाएगा। यानी जो रासायनिक तत्व हैं उनको डालने के बजाय अगर हम लगातार मिट्टी की जांच करते रहें और जो कमी है उसकी हम पूर्ति करते हैं लगातार, तो एक बेहतर उत्पादन जो किसान भाई चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं कृषि कार्यों में। जी साथ साथ जो बाजार में जो मूल्य प्राप्त होना चाहिए, चूंकि उत्पादन में लगातार कमी आती है, जो परेशानियां समस्याएं आती हैं, तो उसका समाधान कैसे करें किसान भाई? हाँ, बाजारीकरण के लिए हमको एक सुदृढ़ प्रणाली विकसित करनी होगी। अब चूंकि ग्लोबलाइजेशन का दौर है, हम एक टेलीफोन के जरिए ही पूरे दुनिया में कहाँ किस चीज़ की आवश्यकता है हम जान सकते हैं, कहाँ पर किस चीज़ की कितनी मांग है इसको हम आकलन कर सकते हैं। ये आकलन हमें पहले से करना होगा और समूह के माध्यम से हमें किसानों को बताना होगा कि भाई आप इस चीज को उगाएं, बाजार में इसकी मांग है और उसका मूल्य पहले से तय कर लिया जाए तो किसान को भी निश्चिंतता हो जाएगी कि हमारा जो उत्पाद होगा वो इस मूल्य में बिकेगा। मतलब एक बाजारीकरण, सुदृढ़ बाजारीकरण का तरीका अपनाया जाए। डॉक्टर साहब, जो आपने हमें जानकारी दी है कि जो कृषि की भावी चुनौतियां हैं कौन कौन सी हैं और कैसे हम उनका समाधान करें ताकि एक बेहतर उत्पादन हमारे खेतों में प्राप्त हो और बेहतर मूल्य हमारे किसान भाइयों को प्राप्त हो, इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, समस्याएं आती हैं लेकिन समस्याओं का समाधान करना ही हमारे लिए ज़रूरी है ताकि जो भी हम कृषि कार्य करें, जो भी फसल हमने खेतों में लगाई है वो अच्छे से अच्छे उत्पादित हो और बाजार में एक बेहतर मूल्य प्राप्त हो। ऐसी ही विभिन्न जानकारियां लेकर समय समय पर हम आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।